नमस्कार। संडे स्पेशल में अक्सर हम स्पेशल मुद्दे पर ही चर्चा करते हैं और इस बार का जो एपिसोड है वो एक बार फिर जो पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसके बीच में, उसके बारे में आज बात करेंगे। 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जब वो वीडियो बनाया था दोस्तों, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि मैंने शायद उसमें कुछ बढ़ चढ़कर दावे कर दिए हैं। लोगों का यह मानना था कि ये जो लड़ाई है इसमें ईरान का पलड़ा भारी रहने वाला है और हमारे देश के मीडिया का भी एक बड़ा सेक्शन लगातार इस प्रकार की खबरें चलाता रहा है कि अमेरिका जो है फंस गया है इस लड़ाई में और अमेरिका और इजराइल ईरान को हरा नहीं सकते हैं। इसी वजह से मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने यह कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका को अब पीछे हट जाना चाहिए और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से सारी की सारी तेल की सप्लाई दुनिया की निकलती है, उसको खुलवा देना चाहिए, वरना सबका बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना था कि ईरान में जो पैदल मार्ग है, यानी कि थल सेना का जो रास्ता है, वो पहाड़ियों से इस प्रकार से घिरा हुआ है कि इजराइल इस प्रकार का हमला नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूं कि पैदल सैनिकों को भेजकर, थल सेना को भेज करके, मिलिट्री मूवमेंट कर करके ईरान को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स अमेरिका ने और इजराइल ने पिछले एक सप्ताह में की हैं, उसके बाद से इतना तय हो गया है कि ईरान अब कम से कम 10-15 साल तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और उसे भले ही इस प्रकार आज की जो करंट वारफेयर है, मॉडर्न एरा में जो लड़ाइयां होती हैं, देखिए उसमें जीत हार किसी की नहीं होती। अंत में क्या होता है कि टेबल पर बैठकर समझौते होते हैं और युद्ध विराम कर लिए जाते हैं कि जहां जैसी स्थिति है वहीं रुक जाओ। लेकिन इस मामले में ईरान को झुकना पड़ेगा, अमेरिका की और इजराइल की शर्तें माननी पड़ेंगी, यह पहले दिन से ही तय है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस लड़ाई को चलते हुए 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिन की इस लड़ाई में सारी दुनिया ने सफर किया है, भारत भी सफर कर रहा है। हमारे यहां पर भी एलपीजी की कमी हुई है। अब हमारी सरकार ने कहा है कि हम रूस से एलपीजी खरीद रहे हैं। बाकी सभी चीजें ठीक चल रही हैं। जो प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल है उसमें शायद 2 रुपए बढ़ाए हैं भारत सरकार ने। बाकी तेल की कीमतों में भारत में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है। डीजल का जो बल्क स्टोर करते हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है। लेकिन लंबे समय तक अगर लड़ाई चलेगी तो निश्चित रूप से भारत में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज बात करेंगे इस बात पर कि 21 दिन की लड़ाई हो जाने के बाद भी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए, इजराइल ने पूरे पुख्ता तौर पर यह दावा किया है कि उसने ईरान के यूरेनियम के सारे भंडार नष्ट कर दिए हैं और जहां से वो परमाणु कार्यक्रम अपना चला सकता था, परमाणु कार्यक्रम को चलाने से संबंधित जो उसकी सारी इंडस्ट्री है उसको भी हमने तबाह कर दिया है। और इस समय बता दूं, ईरान की लॉजिस्टिक कमर बिल्कुल टूट चुकी है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि वहां पर नेतृत्व का संकट है। खुमेनेई की मौत के बाद उसके बेटे मुस्तफा खोमेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान किया गया। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि मुस्तफा खोमेनेई अभी तक दुनिया के सामने ही नहीं आया है। उसने ईरान में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की है, कोई टीवी के माध्यम से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, अपना कोई संदेश जारी नहीं किया है। और दूसरी ओर जो ईरान की सेनाएं हैं, जो इस्लामिक गार्ड्स के रूप में चलती हैं वहां पर, वो अपनी मनमानी कर रही हैं। वो हमले कर रही हैं, गल्फ के कंट्रीज पर बम बरसा रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, वो अपनी तरफ से अलग चल रही हैं। तो इस एक कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया है ईरान में कि सरकार किसकी है और जो सेनाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अब सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, सब कुछ वहां की जो सेना है उसके कब्जे में रहने वाला है। और सेना में जो मेजर जनरल, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सबको माल कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। जब युद्ध लड़े जाते हैं तो उसमें हथियारों की सप्लाई होती है, नए हथियार खरीदे जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं और पैसा कमाने का मौका आता है, जनता पर टैक्स लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की जनता अपनी वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता में है? क्या जनता सड़क पर उतरकर खोमेनेई और उनका जो 40-45 साल से 47 ईयर से जो यहां पर दबदबा चल रहा था, क्या उससे वो मुक्ति लेना चाहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हाल ही में एक बयान दिया है
वो उन्होंने भी ये कहा है कि हम हवाई हमले कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, मिसाइल्स फेंक सकते हैं, लेकिन जनता जो है ईरान की, उसे सड़कों पर स्वयं उतरकर अपनी सरकार बनानी होगी और अपने भविष्य का फैसला करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों इस लड़ाई में वही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य की जो खाड़ी है उसको कैसे खोला जाए। आप जानते हैं कि कतर से और गल्फ के जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां से जो भारी मात्रा में सप्लाई आती है तेल की और गैसेस की, वो सारी उसी रास्ते से गुजर के आती है और ईरान वहां से किसी को गुजरने नहीं दे रहा है। किसी ने गुजरने की कोशिश भी की तो उस पर बम बरसा दिए गए, उस पर मिसाइलें फेंक दी गई, कई जहाजों को डुबो दिया गया। इस बात को लेकर अमेरिका भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ ईरान पर ही है, अमेरिका पर भी जबरदस्त प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, सभी को सप्लाई यहीं से होती है और ये सब लोग नाटो का हिस्सा है। जो नाटो संगठन है जो अपना कहता है, अमेरिका कहता है कि यूरोप के जो मेरे सहयोगी हैं इन सब की एक संयुक्त सेना भी है, कि वो जो नाटो सेना है हमारी वो अमेरिका को सहयोग नहीं कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से ये कहा कि आपको थोड़ा सा अपनी सेना को मूव करना चाहिए और अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश करें तो वो रास्ता खुल सकता है, ईरान पर हमला करें और ईरान जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है उसको बाधित करें। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो नाटो कंट्रीज हैं उनसे अमेरिका बार बार कह रहा है, लेकिन उन सब ने यह कहा है कि भाई लड़ाई तुमने शुरू की है। जर्मनी ने, इटली ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई लड़ाई आपने शुरू की है। स्पेन ने भी मना कर दिया कि आपने लड़ाई शुरू की है, आप खत्म करो, हम अपनी सेना का इस्तेमाल क्यों करें। लेकिन इसमें भी अमेरिका का एक दांव है। अमेरिका ने कहा कि नाटो मेरे बिना है क्या, सारा पैसा मैं लगाता हूं, अगर अमेरिका अपना हाथ इसमें से खींच ले तो नाटो कुछ भी नहीं है। और ये नाटो न सिर्फ आप समझिए कि यूरोपियन कंट्रीज को सुरक्षित करने की एक व्यवस्था है, बल्कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं, कतर, ओमान, दुबई, यूएई, इन सब को भी सेफ करता है ये। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग इस प्रयास में सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए डर क्या है, जर्मनी को, इटली को, फ्रांस को, इन सब को डर यह है कि अगर हमने ईरान पर स्ट्राइक की तो ईरान खुलकर तो लड़ाई कर नहीं पाएगा, लेकिन जो उसके हिजबुल्लाह और हूती समुदाय के जो आतंकवादी हैं लेबनान से और दूसरे ओमान वगैरह से जुड़े हुए, वो हमारे ऊपर हमले करने शुरू कर देंगे। और ये जो एक प्रॉक्सी लड़ाई है इसका डर भय इन सारे कंट्रीज को बना हुआ है। इन सबको ये लगता है कि अगर हमने ईरान के खिलाफ कुछ भी कदम उठाया तो ये इसका जो रिपरकशन होगा, उसका जो दुष्परिणाम होंगे वो हमें भुगतने पड़ेंगे। और ये सारे के सारे लोग इस लड़ाई में नहीं जाना चाहते और सबको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वर्ल्ड वार ही होगी और कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें अभी 3 लोग अभी सुरक्षित हैं, रूस, चाइना और भारत। ये लगभग एकदम न्यूट्रल हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर दोस्तों एशिया में भी दिक्कतें हुई हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों ही हमारी मदद चाहते थे और दोनों ही हमारी जमीन का इस्तेमाल इस लड़ाई में करना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा वहां की पार्लियामेंट में फ्राइडे को यह खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने 26 फरवरी को हमसे यह अनुरोध किया था, वे जिबूती के एक बेस से 8 एंटी शिप मिसाइलों से लैस 2 युद्ध विमान यहां पर लाना चाहते थे, यानी कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना चाहते थे। और उसी दिन ईरान ने 9 से 13 मार्च तक श्रीलंका की सद्भावना यात्रा के लिए अपने 3 जहाजों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन श्रीलंका ने उन दोनों ही अनुरोधों को ठुकरा दिया। राष्ट्रपति ने कहा वहां के कि यदि हमने ईरान को हां कहा होता तो हमें अमेरिका को भी हां कहना पड़ता। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की नौसेना ने 4 मार्च को आइरिस डेना, एक ईरान की जो युद्धपोत था, उसके 32 चालक दल को बचाया था, क्योंकि अमेरिका की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से उसको डुबो दिया था। 84 लोग उसमें मारे गए थे और उसके जो लोग मारे गए थे, अभी हाल ही में भारत ने एक विशेष विमान भेजकर उनकी डेड बॉडीज को वहां पर भेजा था। तो भारत
और श्रीलंका और एशिया के कुछ और अन्य कंट्रीज आपस में इस प्रकार का तालमेल बना करके चल रहे हैं कि सीधे सीधे उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, भिकमंगे होने की स्थिति में आ गया है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि लॉजिस्टिक जो कमर है वो उसकी टूट गई है। इजराइल ने यह दावा किया है कि नतांज और फोर्डो जैसे जो जहां पर वो अपनी यूरेनियम की जो एनर्जी थी उसको जो उसका जो संवर्धन करता था, उसको जो एनरिच करता था, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कैस्पियन सागर और खाड़ी क्षेत्र में ईरान के कई युद्धपोत और मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा खोमेनी की मौत के बाद जब मुस्तफा खोमेनी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है तो यह भी निश्चित रूप से ऐसा जान पड़ रहा है कि आज की तारीख में वो अपनी लीडरशिप को जनता के सामने लाने की क्षमता नहीं दिखा पा रहा है, या फिर वहां की जो सेनाएं हैं उसको रोक रही हैं। देखिए, इस स्थिति में सारी दुनिया इस बात पर टिकी हुई है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। यानी कि तेल की सप्लाई सबको चाहिए और यह सबकी नीड है। ये अमेरिका की भी नीड है, सारे यूरोप की नीड है, गल्फ कंट्रीज जिन्हें बेचना है अपना माल और पैसा मिलता है उसके बदले, उनकी भी नीड है, चाइना, रूस, भारत, सबकी नीड है। लेकिन इस रास्ते को खोलने के लिए अभी तक किसी ने उस प्रकार के प्रयास नहीं किए हैं। पिछले सप्ताह में भारत के कुछ शिप वहां से पार हुए हैं, जापान के भी हुए हैं, चाइना के भी हुए हैं और रशिया के भी निकले हैं। लेकिन जिस मात्रा में वो रोजाना निकला करते थे उस मात्रा में नहीं निकल रहे हैं और ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है। और दूसरी ओर जो नाटो कंट्रीज हैं वो इस हॉर्मुज को खोलने के लिए जो अपना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना चाहिए या अपनी सेनाओं को एक्टिवेट करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। जैसे कि जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया। और उनका यह मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू करने से पहले नाटो के जो सहयोगी कंट्री हैं उनसे बात नहीं की थी। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये सब अमेरिका के सहयोगी कंट्री हैं, लेकिन इन्होंने भी शुरुआती दौर में जो अपनी लिमिटेड डिफेंसिव एक्शन है उसी तक अपने आप को सीमित रखा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हुए हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के बिना नाटो एक पेपर टाइगर है, यानी कि कागजी शेर है, और ये देश तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत तो करते हैं लेकिन इस जल मार्ग को खुलवाने के लिए एक साधारण सी सैन्य एक्टिविटीज करने में मदद नहीं कर रहे हैं। ये सब कॉवर्ड्स यानी कि कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। दूसरी ओर अभी मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस जल डमरू मध्य वाला जो मार्ग है, जल मार्ग है, इसको हम रोकने के लिए हम उचित प्रयास करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से जो हो सकेगा उसे हम करते रहेंगे। उन्होंने ये देश सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने के बजाय केवल जो कमर्शियल वेसल्स हैं यानी कि जो व्यापारिक जहाज हैं वहां से उनको सुरक्षा प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो यहां से शिप निकल रहे हैं, जो व्यापारिक जहाज निकल रहे हैं, जो तेल लेकर के निकल रहे हैं, उनको सिक्योरिटी देना और सुरक्षित इस इलाके से निकालने की हम निश्चित रूप से कोशिश कर सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। गल्फ वार जैसे जैसे ये लंबी खिंचती चली जा रही है, परेशानियां सबके सामने हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के भारत के बहुत सारे तीर्थयात्री जो हज वगैरह करने के लिए इन इलाकों में जाते हैं, बहुत सारे लोग ईरान में भी धार्मिक यात्राएं करने के लिए जाते हैं। 284 ऐसे लोगों को भारत वहां से बचा करके निकाला है और तेहरान में जो भारत का दूतावास है ईरान में, वहां से 913 लोगों को दूसरे देशों में भेजा गया है। जो दूतावास में पहुंच गए थे जान बचाने के लिए, उन्हें वहां से भेजा गया है। अब इनमें से 793 को यानी कि 793 को आर्मेनिया भेजा गया है और 120 को 120 को अजरबैजान भेजा गया है। और बताता हूं मैं आपको, जो लोग हमारे देश में रह करके बड़ी बड़ी बकवास करते हैं, सरकार की आलोचनाएं करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, उन सबको भी अब सोचना चाहिए कि सुरक्षित भारत कितना है।
अभी देखिए सानिया मिर्जा जानी मानी टेनिस प्लेयर है, वो भारत लौट आई हैं अपने बच्चों के साथ, बेटा है उनका, उसके साथ लौट आई हैं। क्यों लौट आई हैं? उन्होंने आकर यहां लोगों से ये कहा है कि वो दुबई में रह रही थी कि वहां से जब ऊपर से फाइटर जेट प्लेन गुजर रहे हैं और इधर से उधर जहाज उड़ रहे हैं, इससे हमें डर लग रहा है। असुरक्षा का भाव था। और दुबई में भी आप जानते हैं कि हमले हुए हैं ईरान के। ये वही सानिया मिर्जा हैं जिन्होंने पाकिस्तान में वहां के क्रिकेटर से शादी की, और जब लाइफ एंजॉय करने का समय आया तो भारत में नहीं रही है, दुबई में जाकर के शोएब मलिक इनके पति अपने परिवार के साथ ये जाकर के वहां रहती थी। फिर इनका तलाक हो गया तो भारत आ गई लौट के, और काफी समय से अब दुबई में ही रह रही थी। वहां पे इनका संयुक्त रूप से कोई घर था, और अब आकर के इन लोगों को ये लगता है कि भारत सबसे सुरक्षित है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, कई लोगों को बड़ा मैंने सोशल मीडिया पर देखा, एक राणा अय्यूब नाम की पत्रकार है, उसने ईद की मुबारकबाद दी और यह भी दुख व्यक्त किया कि गाजा वाले कैसे ईद मना रहे होंगे, वहां तो बम बरसाए जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भारत से सारी शिकायतें, उन सबको गाजा, ईरान, वहां फिलिस्तीन चला जाना चाहिए और वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, वहां की परिस्थितियों को देखना चाहिए कि कैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन क्या है कि इन सब लोगों को रहना यही है क्योंकि ये सबसे सेफ कंट्री है। यहां की डेमोक्रेसी में सबको बोलने की आजादी है, तो इनको बोलना भी है, बकवास भी करनी है, और यह भी दिखाना है कि अगर हमें बोलने से रोका जाएगा या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो फिर हम सरकार की आलोचना करेंगे। तो इन्हें डेमोक्रेसी का झंडा भी यहां पर लहराना है। इस प्रकार के लोगों का इलाज होना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। ये भारत का खाते हैं और पाकिस्तान और ईरान और गाजा इनका गुण गजाते हैं। इन सब लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि डेमोक्रेसी में आप इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में ऐसा संभव नहीं है कि आप अपने खिलाफ बोलने से किसी को रोक सकें। लेकिन जिस चाइना की बात राहुल गांधी और सब करते हैं कि साहब चाइना में इतनी आजादी है, चाइना में ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, वहां पर जब तक चाहेंगे शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसे लोगों के सामने आप हमारी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चाइना जैसा सिस्टम अगर यहां पे आ जाए तभी यह संभव है। और जिस तरक्की की बात राहुल गांधी करते हैं कि चाइना जैसी तरक्की यहां नहीं हो रही है, तभी संभव है। कांग्रेस जैसी फ्रॉड पार्टी ने 70 साल तक इस देश को बर्बाद किया। यहां पर तरक्की जब भी संभव है जब यहां डिक्टेटरशिप हो, और वो डिक्टेटरशिप लागू की जाए, सिंगल पार्टी रूल हो कि कोई चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तब व्यवस्थाएं सुधरती हैं, तब आप चाइना बन सकते हैं। लेकिन अभी इस समय पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा क्राइसिस है कि कैसे इस लड़ाई को रोका जाए जो 21-22वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। और इस लड़ाई को रोकने के लिए सभी कंट्रीज को मिलकर के प्रयास करने पड़ेंगे। और ये भी जो नाटो कंट्रीज हैं, इन्हें भी एक्टिवेट होना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी लड़ाई अमेरिका से है तो आप सारी दुनिया की सप्लाई क्यों रोक रहे हो। इसको कहकर ईरान पर हमले तो करने पड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।